Hello everyone. Today I am going to explain the first lesson of geography, and that is resources and development. So let's begin it. So the first topic is resources. Everything that are available in nature and that satisfies the human needs is called resources. हर एक थिंग्स जो नेचर में अवेलेबल होती है मीन्स उपलब्ध होती है और जो भी थिंग्स ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है वो सभी थिंग्स रिसोर्सेस कहलाती है. नाउ द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो द रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियल रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस, reserves and stocks. So first is potential resources. The resources which are found in a region but have not been utilized are called potential resources. For example, western part of India like Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind energy and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो ऐसे रिसोर्सेस जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं. जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को डेवलप करके उसे यूज में लाया जा सकता है क्योंकि वहाँ सोलर हीट भी बहुत अधिक मिलती है और विंड भी बहुत तेज चलती है, लेकिन उस रिसोर्सेज को उस रीजन में लंबे समय से डेवलप नहीं किया गया है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी and quantity have been determined for utilization are called developed resources. The development of these resources depend on the technology and level of their feasibility. तो डेवलप रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिनका सर्वे करके उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता किया जाता है और फिर उनका यूज़ किया जाता है, उन्हें हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं. इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजिबिलिटी पे, मतलब वह रिसोर्सेज जो हम प्राप्त कर रहे हैं इकोनॉमिक वे से फ़ायदेमंद है या नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज स्टॉक्स. The resources which have potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these, such resources are called stocks. For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, but we do not have appropriate technology to use it. तो ऐसे रिसोर्सेस जिनके पास यह क्षमता होती है कि वह ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा तो कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं. जैसे कि हमें पता है कि वाटर दो इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम इन दोनों एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यू क्विकली. They have unlimited stocks and cannot be affected by human activity. For example,
solar and wind energy. But few resources are that their careless use can affect their stocks, for example water and forest. So students, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है या फिर से रिन्यू और रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, और इनके जो स्टॉक्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी इनके स्टॉक्स पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, जैसा कि सोलर और विंड एनर्जी इसके एग्जाम्पल्स है। बट कुछ रिसोर्सेज साथ साथ ऐसे भी होते हैं, अगर हम इनका केयरलेस यूज़ करेंगे तो इनके स्टॉक्स जो है उनमें कमी भी आ सकती है, उनमें इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, जैसे कि वाटर और फॉरेस्ट। अगर हम इसका लगातार इसको यूज़ करते रहेंगे, इसका अनलिमिटेड वे से यूज़ करते रहेंगे, तो इनके स्टॉक्स में कमी आ सकती है। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which have limited stocks, and once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. For example, coal and petroleum. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, और अगर एक बार इनके स्टॉक्स खाली हो जाए, एग्जॉस्टेड हो जाए, तो इनको फिर से फॉर्मेशन होने में हजारों या फिर लाखों साल लग जाते हैं, तो उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, लाइक पीपल्स, हाउसेज, प्लॉट्स, लैंड्स, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल्स के प्राइवेट एसेट्स या संपदा होती है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर accessible to all the member of community. For example, village common like grazing ground and village ponds, and in urban area public park and प्लेइंग ग्राउंड। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी इंडिविजुअल्स की निजी संपत्ति ना होकर उस पर पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स का हक होता है, जैसे किसी विलेज के कॉमन रीजन्स जैसे कि ग्रीजिंग ग्राउंड है या फिर कोई विलेज का पॉन्ड है, और अर्बन एरिया में जैसे कोई पब्लिक पार्क है, प्लेइंग ग्राउंड है, वहाँ पे किसी इंडिविजुअल्स का अधिकार ना होकर, किसी की इंडिविजुअल्स की निजी संपत्ति ना होकर पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स का उन पर अधिकार होता है। देन नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इट फॉर पब्लिक वेलफेयर। आपने देखा होगा कि कभी कभी कैनाल्स, रोड्स या फिर रेलवे ट्रैक है किसी इंडिविजुअल्स के फील्ड में बने होते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गवर्नमेंट से पावर होता है कि वो ऐसे लैंड को पब्लिक वेलफेयर के लिए उनसे ले सकती है। सो ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट बिलोंग टू द नेशन। तो सभी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, किसी देश के पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आने वाले लैंड, और किसी देश के कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 19.2 किलोमीटर तक का ओशियनिक एरिया तक का रीजन्स उस देश के रिसोर्सेज को बिलोंग करता है। एंड द लास्ट इज international resources. There are international institutions which regulate some resources. They are called international resources. The oceanic area beyond 200 km of exclusive economic zone belong to open ocean,
and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नियंत्रण होता है और ऐसे रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर आगे की ओर ओशियनिक रीजन में एरिया, वो क्या होता है, ओपन ओशियन को बिलोंग करता है। मतलब उसमें कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उसको यूज़ कर सकता है और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहमति के बिना उस एरिया को यूटिलाइज या यूज़ नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड according to the based on their origin. First is abiotic resources and the next is biotic resources. Abiotic resources. Abiotic resources are non-living resources. It means that they have no life. For example, soil, minerals and rocks. The biotic resources are those resources which have life and they are living resources. For example, plant and animals. Human resources and human made resources. So first is human resources. People are known as human resources because they can make the best use of nature to create more resources by their knowledge, skills and technology. That is why human being is a special resources. Education and health help in making people a valuable resources. So improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. तो पीपल्स को हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि मनुष्य ही नेचर को बेस्ट यूज़ करके उसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है और वह थिंग को अपने नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग एक स्पेशल रिसोर्सेज है और उसकी एजुकेशन और हेल्थ ही पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में उन्हें बनाती है। इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मनुष्य की क्वालिटी और स्किल्स को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि वह अधिक से अधिक रिसोर्सेज को बना सके, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम natural substances become resources when their original form has been changed. So the resources which are converted by man for their use is called human made resources. For example, people use natural resources to make building, roads, bridges, etc. Technology is also a human made resources. कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेस जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके अदर थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रिसोर्सेज में बदल जाते हैं। इसलिए वो रिसोर्सेज जिनको मनुष्य के द्वारा अपने यूज़ के लिए अदर रिसोर्सेज में बदल दिया जाता है तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं।